प्रश्न नंबर 76, 76वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, कुसुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। कुसुमायोजित व्यक्ति कौन कहलाते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है, अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। दूसरा है, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। तो जो कुसुमायोजित व्यक्ति होते हैं, कहीं ना कहीं ये सब जितनी भी यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं वो सभी उनके अंतर्गत पाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, यह पुनर्बलन पर आधारित है, या उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं वो क्या होता है, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 78, तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है, रुकावट को नष्ट या दूर करना। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा रास्ता निकालना। तीसरा ऑप्शन है, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापना। चौथा ऑप्शन है, अनिर्णय। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनिर्णय। तनाव को कम करने का तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने का प्रत्यक्ष तरीकों में सम्मिलित नहीं है, क्या है, अनिर्णय। प्रश्न नंबर 79, कौन सा घटक सूचना प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है, अल्पकालीन स्मृति। दूसरा ऑप्शन, जीवन पर्यंत स्मृति। तीसरा ऑप्शन, दीर्घकालीन स्मृति। जबकि चौथा है, कार्य स्मृति। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूछा गया था कौन सा घटक सूचना प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, वो आपका जीवन पर्यंत स्मृति। प्रश्न नंबर 80, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया? जो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान था उसको किसने प्रतिपादित किया था? उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है, हिल्डा रावत। दूसरा है, जेरोम ब्रूनर। तीसरा है, रिचर्ड सुचमन। जबकि चौथा है, कार्ल्स रोजर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेरोम ब्रूनर। ध्यान रखेंगे, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर जी हैं। प्रश्न नंबर 81, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है, स्टेनली। दूसरा ऑप्शन है, जेरसील्ड। तीसरा ऑप्शन है, हरलॉक। या चौथा ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 82, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? पहला ऑप्शन है, अवधारणा का निर्माण। दूसरा है, दत्त व्याख्या। तीसरा ऑप्शन है, सिद्धांतों का उपयोग। जबकि चौथा है, दत्त अवलोकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दत्त अवलोकन। प्रश्न नंबर 83, हार्डवेयर उपागम का आधार है। पहला ऑप्शन है, शैक्षिक विज्ञान। दूसरा है, अप्लाइड इंजीनियरिंग में। तीसरा है, उपर्युक्त दोनों में। जबकि चौथा है, शैक्षिक मनोविज्ञान में। तो हार्डवेयर उपागम का आधार क्या है? अप्लाइड इंजीनियरिंग में। प्रश्न नंबर 84, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता है? पहला ऑप्शन है, व्यवहारवाद। दूसरा ऑप्शन है, संज्ञानवाद। तीसरा ऑप्शन है, गेस्टवाल्डवाद। जबकि चौथा ऑप्शन है, संरचनावाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो संरचनावाद है वो ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। इस बात को वो स्वीकार नहीं करता है। कौन नहीं करता है? संरचनावाद। प्रश्न नंबर 85, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय
बनाने का श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है डेनियल गोलमैन को, दूसरा ऑप्शन है जॉन डीवी मेयर को, तीसरा ऑप्शन है पीटर को, चौथा ऑप्शन है सिलावे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि डेनियल गोलमैन को। प्रश्न नंबर 86, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावात की अवस्था है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है जरसील्ड का, दूसरा ऑप्शन है किलपैट्रिक का, तीसरा ऑप्शन है स्टेनली का, चौथा ऑप्शन है हेडो कमेटी रिपोर्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि स्टेनली का। प्रश्न नंबर 87, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में सही समय पर सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? पहला ऑप्शन है बिंघम का, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु का, तीसरा ऑप्शन है क्रीममैन का, चौथा ऑप्शन है वाटसन का। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि अरस्तु का। प्रश्न नंबर 88, किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रॉस, दूसरा ऑप्शन है कॉलसनिक का, तीसरा ऑप्शन है वैलेंटाइन का, जबकि चौथा ऑप्शन है बिंग व हंड का। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि कॉलसनिक का। प्रश्न नंबर 89, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने किया? पहला ऑप्शन 1904 में हॉलिंगवर्थ ने, दूसरा ऑप्शन 1902 में हॉल ने, तीसरा ऑप्शन 1904 में स्टेनली हॉल ने, जबकि चौथा ऑप्शन है 1904 में थॉर्नडाइक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 1904 में स्टेनले हॉल ने किया था। प्रश्न नंबर 90, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, दूसरा थॉर्नडाइक है, तीसरा है रॉयबॉन्स, चौथा है अल्फ्रेड बिने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अल्फ्रेड बिने का। प्रश्न नंबर 91, किस विधि से उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रश्नकर्ता विधि, दूसरा है मनोभौतिक विधि, तीसरा है आत्मनिष्ठन अंकन विधि, जबकि चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रयोगात्मक विधि द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 92, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्ध के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? पहला ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार विभाग, दूसरा है मनोविज्ञान विभाग, तीसरा है राष्ट्रीय भौतिक विभाग या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि मनोविज्ञान विभाग। प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में शिक्षक केंद्रित शिक्षण अव्यूह है। पहला ऑप्शन है प्रजातांत्रिक शिक्षण अव्यूह, दूसरा ऑप्शन है प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, जबकि चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह। जो निम्नलिखित शिक्षक केंद्रित शिक्षण अव्यूह क्या होता है? प्रभुत्ववादी शिक्षण अव्यूह होता है। प्रश्न नंबर 94, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है तैयार किए गए टिप्पणी यानी नोट में से पढ़ता है, दूसरा है टिप्पणी नोट्स तैयार करके आता है और उससे उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में प्रयोग करे, तीसरा ऑप्शन है तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है, चौथा ऑप्शन है दूसरे क्षेत्रों में से उद्धरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 95, शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न हो, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, तीसरा ऑप्शन है छात्र शिक्षक से शंका समाधान करे, चौथा ऑप्शन है अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण में उत्तम प्रणाली क्या होती है हमारी? छात्र और अध्यापक दोनों प्रश्न पूछे। प्रश्न नंबर 96, विकास एवं बुद्धि
पहला ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी है, दूसरा है एक दूसरे के समान है, या तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो विकास एवं बुद्धि जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इस पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पहला ऑप्शन है वैलेंटाइन का, दूसरा है ब्लेयर और जोन्स का, तीसरा ऑप्शन है कोल और ब्रूस का, चौथा ऑप्शन है स्टेनली हॉल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि वैलेंटाइन का। प्रश्न नंबर 98, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह कथन किसका है? हॉल का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का, जबकि चौथा ऑप्शन है स्ट्रैंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक और संवेगात्मक विकास क्या होते हैं? साथ साथ चलते हैं। ये शब्द है क्रो व क्रो का। प्रश्न नंबर 99, गेस्टवाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है बर्दाइमर, तीसरा ऑप्शन है बीने, चौथा ऑप्शन है स्पिनोविच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बर्दाइमर है। प्रश्न नंबर 100, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन पावलोव ने, दूसरा है अल्बर्ट बंडूरा, तीसरा ऑप्शन है स्किनर ने, जबकि चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत संबद्धता के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वो पावलोव ने किया था। प्रश्न नंबर 101, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पहला है मेलवी, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है सुरेश भटनागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये कथन है मैकडूगल साहब का। प्रश्न नंबर 101, 102, संकेत अधिगम जो गेने के सीखने की को समानता जाना जाता है। पहला ऑप्शन सहचर्य का अधिगम, दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है परंपरागत संबद्धता का अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि परंपरागत संबद्धता अधिगम। प्रश्न नंबर 103, किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई गई हैं? पहला है निरोधात्मक पहलू, दूसरा है संरचनात्मक पहलू, तीसरा है सकारात्मक पहलू, जबकि चौथा है उपचारात्मक पहलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संरक्षणात्मक पहलू। प्रश्न नंबर 104, कौन से अवयव को सुकराती विधि भी कहा जाता है? पहला है प्रश्नोत्तर अवयव, दूसरा है अन्वेषण अवयव, तीसरा है योजना अवयव, चौथा है समीक्षा अवयव। यानी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नोत्तर अवयव को सुकराती विधि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 105, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई? तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम की कितनी परिस्थितियां हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 6। तो उन्होंने रॉबर्ट गेने ने अधिगम की 8 परिस्थितियां बताई, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। शॉकमैन का परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है निगमनात्मक, दूसरा है आगमनात्मक, तीसरा है उपर्युक्त दोनों, ऐसे चौथा इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शॉकमैन का परीक्षा मॉडल आगमनात्मक होता है। प्रश्न नंबर 107, कंप्यूटर कुंजी पटल यानी कीबोर्ड जो होता है कि कुंजी उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? पहला है सॉफ्टवेयर को, दूसरा है अनुदेश कोड, तीसरा है प्रोग्राम को, चौथा है संचालन। यानी कि यहाँ पे अनुदेश यानी कि हम कह सकते हैं इनपुट देने का कार्य करती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो अनुदेश देने का यानी कि इनपुट। ठीक है, तो ये इनपुट देने का कार्य करती है, क्या करती है हमारी कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 108, कंप्यूटर उपगम अनुदेशन में सम्मिलित नहीं है। पहला है इंटरनेट, दूसरा है एक्सेल सीट व पावर पॉइंट, तीसरा है सीडी व डीवीडी, चौथा है प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपगम की बात कर रहे हैं तो प्रिंटर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 109,
आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है? पहला ऑप्शन है धार्मिक भावना से, दूसरा है सामाजिक स्थिति से, तीसरा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड से, चौथा है कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्राम तथा कंप्यूटर से। प्रश्न नंबर 110, उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं है? जो उपग्रह संप्रेषण जो काम में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? पहला है ट्रांसपोंडर की, दूसरा है प्रवाहक की, तीसरा है संग्राहक की, चौथा है रडार की। तो रडार की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है उपग्रह संप्रेषण में, लेकिन जो ट्रांसपोंडर होते हैं, प्रवाहक होते हैं और संग्राहक होते हैं, कहीं ना इनकी आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 111, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें से बताना आपको कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इससे हम जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक टेप आपका कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर पे हम आउटपुट देखते हैं, जबकि हमारा मैग्नेटिक डिस्क हमारा इनपुट डिवाइस, यानी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और आपका जॉयस्टिक ये कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जबकि हमारा मॉनिटर होता है कैसा होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। इस पर हम चीज़ें देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 112, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है क्रोवाक्रो, तीसरा ऑप्शन है कोलेसनिक, जबकि चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि स्किनर। प्रश्न नंबर 113, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा ऑप्शन है क्रोवाक्रो, तीसरा ऑप्शन है ब्राउन, जबकि चौथा ऑप्शन है कुप्पू स्वामी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। ये शब्द दिया था क्रो ने। प्रश्न नंबर 114, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। पहला ऑप्शन है स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, दूसरा ऑप्शन है बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, तीसरा ऑप्शन है विकल्प संख्या 1 व दोनों सही हैं, चौथा ऑप्शन है विकल्प संख्या 1 व दोनों गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी विकल्प संख्या 1 और दोनों सही हैं। यानी एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता क्या होती है? स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, दूसरा है बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। प्रश्न नंबर 115, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, पहला ऑप्शन है बालकों की व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, दूसरा है उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, तीसरा है कक्षा में अनुशासन स्थापित करता है, जब चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कहीं ना कहीं आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान ज्ञान के द्वारा क्या करता है शिक्षक, ये सब चीज़ें करता है। प्रश्न नंबर 16, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बालक की मानसिक विकास के लिए, अभिवृत्तियों लिख लीजिएगा। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? पहला ऑप्शन है बालक की मानसिक वृद्धि के लिए, दूसरा है बालक की सामाजिक वृद्धि के लिए, तीसरा है बालक की शारीरिक विकास के लिए, चौथा है बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि बालक के शारीरिक विकास के लिए। प्रश्न नंबर 117, बालक की शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा है केवल वंशानुक्रम, जबकि चौथा है वंशानुक्रम वातावरण दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वंशानुक्रम व वातावरण कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें जो हैं बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 118, निम्न में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? पहला ऑप्शन है उद्देश्य, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा पुनर्बलन, जबकि चौथा है दबाव। तो इसका जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया नहीं है, यानी कि दबाव यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 119, सूची यहाँ पे दे रखी है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड। क्या करना है? सुमेलित कीजिए और नीचे दिए कोट से सही
उत्तर चुनिए। पहला सूची दिया गया आपका कोहलबर्ग, दूसरी थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। दूसरी सूची में आपको दिया गया है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग ने क्या दिया था? कोहलबर्ग ने आपका दिया था सूच का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, पावलोव ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत का नियम, जबकि स्किनर ने दिया था संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहले का सेकंड, बी का फर्स्ट। ठीक है, थॉर्नडाइक ने क्या दिया? प्रयत्न या भूल, पावलोव ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत, स्किनर ने दिया था आपका संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120, निम्न से कौन सा युग में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है वाटसन, व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा है जॉन डेवी, संरचनावाद, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर, गेस्टवाल। तो ये दोनों सही तो हमको दिख रहे हैं, लेकिन हमारा ये भी सही है व्यवहारवाद, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है जॉन डेवी, ये संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था में, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा किशोरावस्था, जबकि चौथा प्रौढ़ावस्था में। तो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की भावना कब प्रकट होती है? वो किशोरावस्था में होती है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। जो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? पहला है विकास, दूसरा है समायोजन, तीसरा है परिवर्तन, जबकि चौथा है अस्थिरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी जितनी भी परिवर्तन होते हैं ज़्यादातर किशोरावस्था में होते हैं, इसलिए उसको व्यक्त करने के लिए एक शब्द कौन सा है? परिवर्तन। प्रश्न नंबर 123 दिया गया है यहाँ पे, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है स्टेनले हॉक, दूसरा है हॉरलॉक, तीसरा है फ्रॉयड, चौथा है एडलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि स्टेनले हॉक। प्रश्न नंबर 124, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। पहला है सहनशीलता, सामंजस्य की योग्यता, आत्मविश्वास से अपरिपक्वता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अपरिपक्वता आपका मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। प्रश्न नंबर 125, बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को में बाधा डालते हैं? पहला है वंशानुक्रम का प्रभाव, दूसरा है परिवार का विघटन, तीसरा है शारीरिक दोष, जबकि चौथा उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 126 से विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन है केस स्टडी विधि, दूसरा है प्रश्नावली विधि, तीसरा है सर्वेक्षण विधि, जबकि चौथा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि केस स्टडी विधि। प्रश्न नंबर 127, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, दूसरा है विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण, तीसरा ऑप्शन है पद की सुरक्षा, चौथा ऑप्शन है पर्याप्त शिक्षण सामग्री, या इसमें आपको नीचे दिए गए कोड जो है वो मिलान करने हैं। तो इनके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से 4, यानी जो जितने भी यहाँ पे दिए गए सब सही है। प्रश्न नंबर 121, बालक का कुसुमायोजन से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, दूसरा है पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, तीसरा है संतुष्ट व सुखी ना हो रहना, जबकि चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 129, किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है सभी के लिए अवसर की समानता, दूसरा है पीढ़ियों का अंतर, तीसरा है पर्यावरण से अनुकूलन, जबकि चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं।
प्रश्न नंबर 130, निम्न से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती हैं? पहला ऑप्शन दमन, दूसरा है शमन, तीसरा है प्रतिगमन, जबकि चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दमन, शमन और प्रतिगमन। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? पहला है हार्वर्ड गार्डनर ने, दूसरा है डेनियल गोलमैन ने, तीसरा है जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे ने, जबकि चौथा है उपरोक्त सभी। तो कहीं ना कहीं ये सब सभी हैं जो कि संवेगात्मक बुद्धि पर काम किए थे। प्रश्न नंबर 132, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है, यानी जो संवेगात्मक बुद्धि होती है उसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है संवेगों को पहचानने की क्षमता, दूसरा है संवेगों को समझने की क्षमता, तीसरा है संवेगों का नियंत्रण रखना, या ऑप्शन नंबर चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 133, संवेगात्मक बुद्धि यानी बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक हैं? पहला ऑप्शन है पीटर साल्वे, दूसरा है जॉन मेयर, तीसरा है डेनियल गोलमैन, जबकि चौथा है नैन्सी गिब्स। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डेनियल गोलमैन। प्रश्न नंबर 134, समवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। पहला ऑप्शन है आत्मचेतना का, दूसरा है आत्म प्रेरणा का, तीसरा है आत्म नियंत्रण का, जबकि चौथा है आत्मानुभूति का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मानुभूति का अभ्यास कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 135, शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु की उपयोगी है। पहला आगमन प्रतिमान, दूसरा है संप्राप्ति प्रतिमान, तीसरा है प्रशिक्षण प्रतिमान, चौथा है विकासात्मक प्रतिमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संप्राप्ति प्रतिमान। प्रश्न नंबर 136, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। पहला है डांटना, दूसरा आलोचना, तीसरा जुर्माना, जबकि चौथा है प्रोत्साहन। तो कहीं ना कहीं आप प्रोत्साहन करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा नियमित रूप से क्लास में आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 137 है, एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को पहला ऑप्शन है सरल बनाता है, दूसरा ऑप्शन है रोचक बनाता है, तीसरा ऑप्शन है प्रासंगिक बनाता है, जबकि चौथा ऑप्शन है मनोरंजक बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अध्यापक श्रव्य शिक्षण के माध्यम से क्या करता है, रोचक बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 138, निम्न में से कौन सा समूह हार्डवेयर का है? ये तो पहले क्वेश्चन हार्डवेयर की बात कर रहे थे, उससे पहले हमने क्या किया था, सॉफ्टवेयर की बात की थी। तो हार्डवेयर कौन से होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब हमारे हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है CPU, MS वर्ड, CD कीबोर्ड। तो CPU को तो हम छू सकते हैं, कीबोर्ड को भी, CD को भी छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, लेकिन MS वर्ड को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं स्कैनर को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, प्रोसेसर को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, प्रोसेसर को भी आप छू सकते हैं। यानी कि हमको लग रहा है ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। MS ये आपका सॉफ्टवेयर होता है, इसको छू ही नहीं सकते हैं। एक्सेल आपका सॉफ्टवेयर है, इसको नहीं छू सकते हैं। कीबोर्ड को छू सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं, यानी ये नहीं होगा। और क्या है कि लास्ट बचा फोटोशॉप, ये आपका सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, CD को छू सकते हैं, लेकिन हम फोटोशॉप को नहीं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, यानी पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा कट गया नीचे से, और इसमें से ऊपर वाला कट गया, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 139, सैटेलाइट यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट यानी कि SITE कब शुरू किया गया? पहला ऑप्शन है 1 अगस्त 1975, दूसरा है 9 नवंबर 1980, तीसरा है 20 जून 1975, चौथा है 17 अगस्त 1990। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 अगस्त 1975 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 140, ICT
सशिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर पहला ऑप्शन है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी। दूसरा है अध्यापक पर कार्य भार अत्यधिक हो जाएगा। तीसरा है अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी। चौथा है अध्यापक अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 141, प्रशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य है। पहला ऑप्शन कक्षा शिक्षण की युक्ति सीखना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों की समस्या व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रशिक्षण शिक्षार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या होता है? छात्रों की समस्याओं व्यवहार एवं आवश्यकता के प्रति अंतर्सोच विकसित करना होता है। प्रश्न नंबर 142 है संबंधवाद यानी कि सहचर्यवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? पहला ऑप्शन है स्थिरता व प्रत्युत्तर। दूसरा है उद्दीपन व प्रत्युत्तर। तीसरा है प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, जबकि चौथा है उद्दीपन व प्रतिक्रिया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उद्दीपन या व प्रत्युत्तर। इंटरनेट क्या है? पहला ऑप्शन है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है प्रोग्राम, जबकि चौथा है प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो इंटरनेट होता है हमारा क्या होता है? प्रोटोकॉल नेटवर्किंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 144 निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अध्यापक अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। पहला ऑप्शन है कक्षा कक्ष अनुशासन द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा। तीसरा ऑप्शन है छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। चौथा ऑप्शन है पुनर्बलन द्वारा। इसमें से बताना निम्न से कौन सा अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा बी व सी, दूसरा ए व बी डी, तीसरा केवल ए, जबकि चौथा केवल सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी व सी, यानी कि विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा और छात्र की अंतःक्रिया द्वारा। प्रश्न नंबर 145 कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी होता है। दूसरा है अधिगमकर्ता अपनी गति से सीखता है। तीसरा है अधिगमकर्ता को तात्कालीन पृष्ठपोषण मिलता है, जबकि चौथा ऑप्शन है अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी रहती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन गलत है? तो यह पहला कथन गलत है, यानी कि यह कंप्यूटर साक्षर अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 146 है मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन है संचेतना, दूसरा है अर्ध संचेतना, तीसरा है अचेतन, चौथा है बहुचेतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वो क्या होता है? अचेतन पर। प्रश्न नंबर लास्ट है 147 निम्न में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? पहला है संलग्नता, दूसरा है प्रतिपादन, तीसरा है अभ्यास, चौथा है पुनर्बलन। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयनित कीजिए। पहला कोड दे रखा है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है बी एवं डी, चौथा है ए एवं सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? तो प्रतिपादन जो हमारा है वो आधारभूत अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है, जबकि संलग्नता अभ्यास और पुनर्बलन कहीं ना कहीं अधिगम की आधारभूत शर्त है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका 150 प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट होता है।
अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।